गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मार्केशिया पढ़ रहे थे। मार्केशिया के अंदर मैंने आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बता दिया था। अब मैं आपको बताऊंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है। और सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं, एंथेरिडियम और आर्किगोनियम। एंथेरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन है और आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एंथेरिडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे और आर्किगोनियम के अंदर एग बनेगा। फिर इनका निषेचन होगा जिससे जाइगोट बनेगा और जाइगोट स्पोरोफाइट बनेगा। ये सब प्रक्रिया हो रही है गैमेटोफाइट के ऊपर। ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं एंथेरिडियम और आर्किगोनियम, ये एक विशेष प्रकार की शाखाओं के ऊपर बनते हैं। उन शाखाओं को कहते हैं गैमेटोफोर्स। वो शाखाएं सिलेजिनेला की, आप लोग इसके पहले की क्लासेस जरूर अच्छे से देखिएगा, नहीं तो आगे का समझ में आपको नहीं आएगा। तो गैमेटोफोर स्पेशल शाखाएं होती हैं जिसपे क्या बनते हैं, सेक्स ऑर्गन, एंथेरिडियम और आर्किगोनियम। चूंकि मार्केशिया डाइशियस है, मार्केशिया का पादप डाइशियस है, यानी एंथेरिडियम अलग शाखा पे बनेगा, आर्किगोनियम अलग शाखा पे बनेगा और शाखाएं भी अलग अलग थैलस पे बनेगी। यानी सेम थैलस के ऊपर दोनों शाखाएं नहीं। ये शाखाएं कौन कौन सी होती है, जिसमें एंथेरिडियम बनता है उसको एंथेरिडियोफोर कहते हैं। उस गैमेटोफोर को एंथेरिडियोफोर कहेंगे जिसपे एंथेरिडियम बनेगा। और वो गैमेटोफोर आर्किगोनियोफोर कहलाएगा जिसपे आर्किगोनिया बनेगी। ठीक है, तो गैमेटोफोर्स दो प्रकार के होते हैं, एंथेरिडियोफोर और आर्किगोनियोफोर। ये दोनों अलग अलग थैलस पे बनते हैं क्योंकि मार्केशिया क्या है, डाइशियस प्लांट है। ओके, मार्केशिया डाइशियस प्लांट है, तो एंथेरिडियोफोर, आर्किगोनियोफोर दोनों अलग अलग थैलस पे बनते हैं। सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं एंथेरिडियोफोर के बारे में। एंथेरिडियोफोर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये थैलस है मार्केशिया का। इस थैलस के अंदर ये एक डंडी है, इस डंडी के ऊपर ये पूरा एंथेरिडियोफोर बना हुआ है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एंथेरिडियोफोर है। इसमें एक स्टॉक होती है, एक डिस्क होती है। डिस्क में 8 लोब होते हैं, 1 2 3 4 5 6 दिखाए हैं। ये 8 लोब स्ट्रक्चर होता है। डिस्क ये स्ट्रक्चर है जिसमें 8 लोब्स होते हैं और एक लंबी डंडी होती है। इस स्टॉक की लंबाई 1 से 3 सेंटीमीटर होती है और डिस्क में 8 लोब पाए जाते हैं। ओके, जब एक सिंगल लोब का हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, सिंगल लोब का जब हम टीएस काटेंगे तो हमें ये नजर आएगा। ये एक सिंगल लोब का स्ट्रक्चर है और नीचे फिर ये पूरी लंबी स्टॉक जा रही है। यहाँ से क्या जा रही है, कंप्लीट स्टॉक जा रही है, जो मैंने आपको कंप्लीट नहीं बनाई है। ये स्टॉक ऐसे शुरू हो रही है और ये टर्न हो रही है। ऊपर जो लोब का पार्ट है उसमें हमें क्या नजर आएगा, एंथेरिडियल चैम्बर्स और एयर चैम्बर्स। क्योंकि ये थैलस का ही एक्सटेंशन है। ये जो स्टॉक है और ये डिस्क है, ये किससे बना है, ये मार्केशिया के थैलस से ही बना है। तो इस थैलस में क्या था, फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन में एयर चैम्बर्स थे जिसमें फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स, जो इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। तो चूंकि ये थैलस से बना है तो यहाँ भी पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर वही दिखेगा। आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे एयर चैम्बर है, ये एयर कोर है, ये एयर कोर है, ये एयर कोर है और इसके बीच में ये एयर चैम्बर्स है। एयर चैम्बर्स में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है। ये पूरा स्टोरेज रीजन है। ये तो हो गया स्टॉक का। अब जब हम लोब की बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए आप, ये एयर कोर्स है, ये एयर चैम्बर्स है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 मैंने एयर चैम्बर बताया। ये एक लोब का स्ट्रक्चर है, ऐसे 8 लोब होते हैं। एक लोब के अंदर आपको ऑल्टरनेट क्या मिलेगा, ये एंथेरिडिया का चैम्बर है जिसमें एंथेरिडिया मौजूद है। ये एंथेरिडियल चैम्बर्स है जिसके अंदर एंथेरिडिया मौजूद है। ये एयर चैम्बर्स है जिसमें फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स मौजूद है। तो एयर चैम्बर और एंथेरिडियल चैम्बर ऑल्टरनेट कर रहे हैं। ये एयर चैम्बर, ये एंथेरिडियल चैम्बर, ये एयर चैम्बर, ये एंथेरिडियल चैम्बर, एयर चैम्बर, एंथेरिडियल चैम्बर, एयर चैम्बर, एंथेरिडियल चैम्बर। इस तरीके से ऑल्टरनेट है एयर चैम्बर और एंथेरिडियल चैम्बर। एयर चैम्बर बाहर खुल रहा है एयर कोर से और एंथेरिडियल चैम्बर बाहर खुल रहा है ऑस्टियोल से। ये ऑस्टियोल से एंथेरिडियल चैम्बर खुलता है। प्रत्येक एंथेरिडियल चैम्बर में एक एंथेरिडिया होता है। सेंटर का एंथेरिडिया सबसे बड़ा होता है, साइड वाला एंथेरिडिया परिपक्व नहीं होता, यंग होता है। एक्ट्रोपेटल सक्सेशन के अंदर इनकी मैच्योरिटी होती है, यानी सेंटर से मैच्योर होना शुरू होते हैं
बाहर वाले सबसे कम यंग होते हैं और बीच वाले सबसे ज़्यादा मैच्योर होते हैं। तो ये हो गया एयर चैम्बर, ये ऑस्टियोल, ये एयर पोर, और उसके बाद ये एंथेरिडियल चैम्बर। इसके एयर चैम्बर के अंदर फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स है और प्रत्येक एंथेरिडियल चैम्बर में एक एक एंथेरिडियम है। ये मैच्योर एंथेरिडियम है जिसमें स्टॉक है मल्टीसेलुलर, सिंगल लेयर जैकेट है। जैकेट के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं जो विभाजन होकर बनती है, माइटोसिस के द्वारा ही बनती है, और प्रत्येक कोशिका कहलाती है एंड्रोसाइट मदर सेल। एंड्रोसाइट मदर सेल मेटामॉर्फोसिस के द्वारा ये रूपांतरित हो जाता है एंथेरोजोइड के अंदर। ये क्या है? एंथेरोजोइड, इसको बोलेंगे एंथेरोजोइड। ये बाइफ्लैगेलेट स्ट्रक्चर है जो कि एंड्रोसाइट, प्रत्येक एंड्रोसाइट मदर सेल से एक एंथेरोजोइड का निर्माण होगा। बहुत सारे यहाँ से जैकेट सेल्स खुलते हैं और एंथेरोजोइड्स निकल करके बाहर नमी में पानी में आ जाते हैं और तैरते हुए कहाँ जाते हैं? जहाँ पे आर्कीगोनिया होगा और जिसके अंदर एग होगा, वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं। एंथेरिडियोफोर के बाद हम पढ़ते हैं अब आर्कीगोनियोफोर, जो फीमेल शाखा है जिसके ऊपर आर्कीगोनिया बनते हैं। मैंने बताया था ये दोनों एंथेरिडियोफोर, आर्कीगोनियोफोर अलग अलग शाखाओं पे, अलग अलग थैलस पे बनते हैं क्योंकि मार्केंशिया डाइशियस है। ठीक है, अब ये जो प्लांट है अलग से मार्केंशिया का, जिसके ऊपर ये आर्कीगोनियोफोर बना है। ये आर्कीगोनियोफोर है जिसमें एक डंडी है, ये 8 लोब डिस्क है। ये डिस्क में बाद में मैच्योर होने पे ये रेज बन जाती हैं जिससे इसको एक छतरी नुमा अम्ब्रेला की आकृति जैसा ये दिखता है। इसकी जो डंडी है ये एंथेरिडियोफोर की डंडी से थोड़ी सी बड़ी है। एंथेरिडियोफोर जो मैंने पिछला बताया था जिसमें एंथेरिडिया बनते हैं, उसकी डंडी से ये डंडी बड़ी है। ये 2 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। 8 लोब की इसके ऊपर डिस्क है और डिस्क बनने के बाद इसमें ये रेज बन जाती है जिससे छतरी नुमा आकृति बन जाती है। ये एपिकल नॉच से निकलती है आर्कीगोनियोफोर। ये अलग थैलस पे बनती है। अब इसकी एक सिंगल लोब के बारे में बताऊंगी मैं। ये 8 लोब डिस्क है, उसका ये एक सिंगल लोब है। ऐसे 8 लोब होते हैं। प्रत्येक लोब के ऊपर 12 से 14 आर्कीगोनिया बनते हैं। प्रत्येक लोब के ऊपर 12 से 14 आर्कीगोनिया बनते हैं। सेंटर का आर्कीगोनिया सबसे मैच्योर होता है, जो सबसे पहले बनता है, और साइड के आर्कीगोनिया इमैच्योर होते हैं क्योंकि वो सबसे बाद में बनते हैं। इसको कहते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। अब क्या होता है, जब ये स्टेज होता है आर्कीगोनिया का, यानी इस पोजीशन पे आर्कीगोनिया है, उसी वक्त फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब ये आर्कीगोनिया सीधी खड़ी है इस लोब के ऊपर, उसी वक्त फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए मैं इसको पूरा करने से पहले यहाँ पे बीच में आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में बताऊंगी। और ये जो आर्कीगोनिया, इसका मैच्योर स्ट्रक्चर देखिए, ये लंबा नेक होता है, एक ये फूलन फूला हुआ इसमें वेंटर होता है जिसमें एक वेंटर कैनाल सेल है VCC, और ये एक एग है। ये 6 रो है नेक की, 6 उंगलियां जैसे ये मेरी है, ऐसे 6 उंगलियां मिल करके, यानी 6 रो मिल करके कोशिकाओं की क्या बना रही है? नेक। नेक के अंदर 4 से 8 नेक कैनाल सेल्स है सेंटर में। ऊपर 4 कवर सेल्स हैं जो इसका मुंह बंद रखते हैं, किसका? नेक का। अब क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होना होता है तो ये आर्कीगोनिया का जो नेक है, जिसके अंदर ये वेंट्रल कैनाल सेल है और नेक कैनाल सेल है, ये डिसॉल्व हो जाते हैं, ये म्यूसिलेज में परिवर्तित हो जाते हैं। म्यूसिलेज पानी अब्जॉर्ब करती है और ये कवर सेल्स फट जाते हैं। कवर सेल्स फट जाएंगे और इसके अंदर जो अभी मैंने पिछली बार बताया था एंथेरिडियम में से जो एंथ्रोजॉइड्स निकले थे वो निकल करके आएंगे और इस कवर सेल्स के थ्रू यहाँ पे आके एंटर करेंगे और एग को फर्टिलाइज करेंगे। ये पॉसिबल होगा जब एंथेरिडियोफोर और आर्कीगोनियोफोर के थैलस बिल्कुल पास होंगे, क्योंकि ये एंथेरिडियोफोर और आर्कीगोनियोफोर अलग अलग थैलस पे बन रहे हैं। मार्केंशिया के ये दोनों थैलस जब पास होते हैं तो फर्टिलाइजेशन इजीली हो जाता है। दूर होते हैं तो उसमें कम नहीं भी हो सकता है फर्टिलाइजेशन, या टाइम भी लग सकता है, लेकिन जब ये पास होते हैं तो इमीडिएटली एंथ्रोजॉइड्स निकल के आर्कीगोनिया के पास पहुँच जाते हैं। तो इस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है। अब क्या होता है, ये जो लोब है इसका सेंट्रल पोर्शन बहुत फास्ट ग्रो करेगा और साइड वाला पोर्शन स्लो ग्रो करेगा। चूंकि ये अटैच्ड है तो बीच का पोर्शन जब बहुत फास्ट ग्रो करेगा तो नीचे वाला पोर्शन ऐसे टर्न हो जाएगा।
क्योंकि ऊपर वाले बीच वाले पोर्शन की तो ग्रोथ हो रही है, नीचे और साइड वाले की इतनी फास्ट ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ऊपर वाला जब बीच वाला ऐसे ग्रो करेगा तो साइड वाला ऐसे लटक जाएगा। देखिए ये लटकता जाता है, जिससे ये बीच वाला ग्रो करता जाएगा और ये इधर की आर्की गोनियाँ इधर को लटकती जाएंगी, इधर की आर्की गोनियाँ इधर को लटकती जाएंगी। देखो ये लटकती जा रही है। अल्टीमेटली क्या होगा, सारी आर्की गोनियाँ इन्वर्टेड हो जाएंगी, यानी उल्टी हो जाएगी। जो नेक सीधा खड़ा था वो नेक नीचे की तरफ हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे टर्न होती जा रही है। टर्न होने से क्या होगा, सबके नेक नीचे हो जाएंगे, पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। सेंटर में क्या थी, मैच्योर और बड़ी आर्की गोनियाँ, साइड में क्या थी, इनमैच्योर और छोटी आर्की गोनियाँ। अब जब ये टर्न होके आएंगे तो बाहर की तरफ तो हो जाएगा मैच्योर आर्की गोनियाँ और अंदर की तरफ सारी हो जाएंगी इमैच्योर और यंग आर्की गोनियाँ, क्योंकि ये इधर अंदर वाली है, बाहर वाली जो थी वो अंदर आ जाएगी। सबसे स्टॉक के पास वाली आर्की गोनियाँ सबसे यंग होगी और सबसे छोटी होंगी, और ये बाहर की तरफ की आर्की गोनियाँ सबसे बड़ी और सबसे मैच्योर होंगी। साथ में क्या होता है, जब ये आर्की गोनियाँ टर्न हो रही होती हैं तो एक एक सिंगल लेयर की मोटाई की एक पर्दा इनके दोनों तरफ बनना शुरू हो जाता है। प्रत्येक आर्की गोनिया के चारों तरफ एक पर्दा सा बन जाता है। सिंगल लेयर की कोशिकाओं की मोटाई का एक पर्दा इसके चारों तरफ, हर आर्की गोनिया के चारों तरफ बनेगा, जिसको बोलते हैं पेरिकीटियम। ये कहलाता है पेरिकीटियम। अब जब ये झुक जाएगा तो देखिए कैसा लगेगा। ऊपर तो ये थैलस से ही बना है, कंप्लीट ये थैलस से बना था स्टॉक और ये डिस्क। तो आपको वही एयर चैम्बर, एयर पोर्स, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स नजर आएंगे, और कुछ यहाँ साइड से एक्स्ट्रा ग्रीन कलर की ये शाखाएं बनेंगी, जिसको बोलते हैं स्टेराइल रे। ये रेज जो है इसको क्या अपीयरेंस देती है, एक अम्ब्रेला का छतरी की अपीयरेंस दे देती है। और देखिए सारी की सारी आर्की गोनियाँ उल्टी हो गई हैं, इनमें से नेक भी नीचे को हो गया है। जब ये उल्टी कंडीशन में आ जाएगी तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नीचे की तरफ लटक रहा है, नीचे से एंटर करना एंथ्रोजॉइड के लिए मुश्किल होता है। इसलिए जब ये अपराइट कंडीशन में थी, सीधी खड़ी थी, तभी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसलिए बीच में मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन इसमें बीच में ही हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है स्पोरोफाइट। फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट यानी आर्कीगोनियम में बना है, तो ये गैमेटोफाइट से ही अटैच रहेगा और सारा पोषण किससे लेता रहेगा, गैमेटोफाइट से। अब देखिए ये आर्कीगोनिया का वेंटर, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, और जाइगोट ने अपनी माइटोसिस के द्वारा अपनी संख्या कोशिकाओं की बढ़ा ली, न्यूक्लियस की संख्या बढ़ी। उसके साथ ही वेंटर की जो भित्ति थी, इसके बाहर जो वेंटर थी, वेंटर की भित्ति इसको एक्स्ट्रा कवरिंग प्रदान करती है, जिसको बोलते हैं कैलेक्ट्रा। ये कैलेक्ट्रा में परिवर्तित हो जाती है वेंटर की भित्ति। उसके बाद आर्कीगोनिया का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, वहाँ से भी कुछ एक भित्ति बननी शुरू हो जाती है सिंगल लेयर की, इसको बोलते हैं पेरिकाइडियम। ये सारा का सारा इस जाइगोट के द्वारा बनी हुई कोशिकाओं को कवर्ड करके रखता है। अब ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट में। मार्केशिया का जो स्पोरोफाइट है ये 3 पार्ट्स में विभाजित है, फुट, सीटा और कैप्सूल। फुट, सीटा और कैप्सूल। और ये देखिए ये जो है ये अंदर वाली कैलेक्ट्रा है, बाहर वाली ये पेरिकाइडियम है। ये कैलेक्ट्रा जो यहाँ पे बंद थी यहाँ पे टूट चुकी है। ये कैलेक्ट्रा जो यहाँ बंद थी वो यहाँ टूट चुकी है, जिससे ये कैप्सूल बाहर को आएगा। फुट का काम है इस पूरे पार्ट को पोषण प्रदान करने के लिए। ये फुट धंसा रहता है किसके अंदर, गैमेटोफाइट के डिस्क के अंदर। डिस्क क्या है, आर्कीगोनियोफोर के डिस्क में धंसा रहेगा, जहाँ से ये नरिशमेंट पोषण प्राप्त करेगा। सीटा का क्या काम है, ये इसके जो कोशिकाएं हैं ये लंबी होती हैं, लंबी होकर के कैप्सूल को बाहर की तरफ धकेलती है, जिससे ये कैलेक्ट्रा रप्चर हो जाती है। ये सीटा का काम है। कैप्सूल में एक सिंगल लेयर जैकेट होती है, जिसमें एनुलर थिकनिंग्स होती है साइड में, और अंदर जो कोशिकाएं होती हैं कैप्सूल के अंदर, उसमें लास्ट कोशिका होती है स्पोर मदर सेल की और स्पोर इलेटर सेल्स की। 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, स्पोर मदर सेल और स्पोर इलेटर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगी, इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन एस्टैब्लिश हो चुकी है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो स्पोर मदर सेल्स में क्या होगी, मियोसिस होगी, जिससे स्पोर्स बनेंगे सारे हैप्लॉइड। और इलेटर मदर सेल्स डायरेक्टली इलेटर्स बनाते हैं, लंबे ये इलेटर्स हैं। ये क्या है, इलेटर्स। ये जो लिखा है ये डिप्लॉयड ही रहते हैं,
ये लंबे लंबे हैं, ये पानी एब्जॉर्ब करके इस कैप्सूल को खुलने में मदद करते हैं। ये इलेटर्स के अंदर थिकनिंग्स होती है, ये थिकनिंग दिख रही है, प्लस ये डिप्लॉयड होते हैं क्योंकि इलेटर मदर सेल में मियोसिस नहीं होती है, वो डायरेक्टली इलेटर्स बनाते हैं जो कि डिप्लॉयड रहते हैं। स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती है, तो वो जो स्पोर्स बनते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये सीटा जब लंबाई बढ़ाता है तो ये कैप्सूल नीचे की तरफ ग्रो करेगा और ये कैलेक्ट्रा टूट जाती है। कैलेक्ट्रा के टूटने के बाद जब ये मैच्योर हो जाता है, एनुलर थिकनिंग की वजह से जो कैप्सूल की जैकेट है वहाँ से गैप्स आ जाते हैं और पानी एब्जॉर्ब करता है ये इलेटर, जिससे कि इसकी साइज़ बढ़ती है और ये फट जाता है कैप्सूल और ये स्पोर्स निकल करके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये स्पोर्स कैसे हो गए, हैप्लॉइड। इसलिए अब ये क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाएंगे। स्पोर्स जो मार्केंशिया के होते हैं वो 1 साल तक जिंदा रहते हैं। अगर इन्हें परिस्थितियां अनुकूल मिल जाती हैं तो जर्मिनेट कर लेते हैं, और नहीं मिलती हैं तो ये 1 साल तक वायबल रहते हैं, जिंदा रहते हैं। और उसके बाद जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तब ये ग्रो करते हैं, जर्म ट्यूब निकलता है और राइजोइड्स निकलते हैं जो एस्टैब्लिश करते हैं ज़मीन में अपने आप को, और फिर थैलस का निर्माण होता है। इस तरीके से ये मार्केंशिया का जीनस कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।